ऐसी कोई रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को खरीद सके। आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। 26 साल के थे तभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन गए इस पार्टी। जेट प्लस जैसी सिक्योरिटी 30-40 पंजाब पुलिस के जवान आगे पीछे चलते थे। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने सब कुछ अपने में केंद्रित कर लिया और बहुत सारे लोग उसमें टूटते भी चले गए। जो 7 लोग आज छोड़ के गए हैं, इनकी जगह अगर केजरीवाल की टीम में इस समय योगेंद्र यादव भी होते, अगर आशुतोष भी होते, कुमार विश्वास होते, इनके पास सितारे, ये कभी पार्टी का कोई 2/3 हिस्सा मर्जर में नहीं गया है बीजेपी के साथ। We, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पार्टी जहाँ की तहाँ है। अभी एक लीगल लड़ाई भी शुरू हो गई है। ऑपरेशन लोटस हटिया राजनीति का खेल, षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। चड्ढा के लिए और उनके ग्रुप के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं। हरियाणा में एक विधायक थे गयालाल, 3 बार 3 दलों में एक ही दिन में विचरण किया और तब से कहावत चली थी, आया राम गया राम। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में फिर प्रस्तुत हूँ। मुद्दा ऐसा है जिसमें बहुत सारी यूट्यूब चैनल चलाने वालों ने संपर्क किया, तो जाहिर है कि राउंड टेबल वाले कैसे पीछे रहे। आप जान ही रहे हैं, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि एकाएक आम आदमी पार्टी, जिसके राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, जिसमें से 3 दिल्ली से और 7 पंजाब से, इनमें से 7 में 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, 3 सदस्यों ने, कि 4 अन्य ने उनके साथ दस्तखत करके पार्टी छोड़ दी है। और फिर वो 3 हमने देखा कि वो जाके बीजेपी में भी शामिल हुए। और इस तरह से एक पार्टी जो एक आंदोलन से जन्मी थी और पिछले दशक की पार्टी थी, दूसरे दशक में आते आते, हालांकि उसमें लगातार ऐसी बहुत सारी चीजें होती रही जिसमें उनके नेतृत्व के बहुत सारे लोग बीच बीच में उससे अलग होते रहे। कुछ लोग हटाए गए, कुछ लोग हटे, कुछ लोग बीच में विड्रॉ हो गए, बहुत से लोगों ने दल बदले, बहुत से लोगों ने और चीजें की। लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं। बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारे आरोप अदालतों तक में गए। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों पर थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि इस घटना में जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कुछ बहुत बताना, या इस तरह की मनोवृत्ति में एक किसी दल को सही ठहराना और जिन लोगों जो सत्ता में है उनके किसी षड्यंत्र की कल्पना करना, ये सब तो एक प्रचलित विधा है जो पत्रकारिता में सब जगह सनसनी पैदा करने के लिए की जाती। लेकिन इसकी विवेचना तो होनी ही चाहिए। एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज में बहुत हमें उद्वेलित करता है। कई दशकों पहले हरियाणा में एक विधायक थे जिन्होंने एक दिन में 3 बार, उनका नाम था गयालाल, 3 बार 3 दलों में एक ही दिन में विचरण किया और तब से वहां से एक कहावत चली थी, आया राम गया राम। फिर वहां तो कमाल हुआ था, एक पूरी की पूरी सरकार एक जगह से, एक दल में जिसकी वो सरकार थी, मुख्यमंत्री समेत वो दूसरे दल में चली गई। भजन लाल जी के जमाने में ऐसा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। लेकिन इससे संबंधित सबसे ज्यादा उत्तेजनात्मक बात तब आई जब इस देश के इतिहास में पहली बार 400 से ज्यादा सीटें लेकर आने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार, आज के राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के जमाने की जो सरकार थी, वो इस बात से डरी कि हालांकि उसके पास ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत है, लेकिन चूंकि वो राजनीति में नए थे, परिस्थितिवश आए थे राजीव गांधी, उनके भाई की मृत्यु हो चुकी थी एक एक्सीडेंट में, मां की हत्या हो चुकी थी जो प्रधानमंत्री थी इस देश की, और एकाएक उनको प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने को मिल गई थी, जिसके लिए उनका कोई बहुत यत्न नहीं था, न अनुभव था। वो तो पहले पायलट थे। बीच में इन घटनाओं की वजह से राजनीति में एकाएक 2-3 सालों में आए थे। तो उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उनको डराया कि साहब कभी कोई बात हुई और इसमें से लोग छोड़ना चाहें, हमारे पास ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि छोड़ न सके और ये आपकी सरकार जो है आराम से चले, और बाद में भी अगर आप इसी तरह से जीत के आए तो वो कोई उसके लिए कठिनाई ना हो। तो हमारे देश में दल बदल कानून आया। ये 1985 की बात, 1984-85 में ही वो प्रधानमंत्री बने थे। तुरंत उसके बहुत शुरू ही में ये कानून आया, बना। और इस कानून के बनने के बाद हम पाते हैं कि कानून जिस लिए बना था कि दल बदल न हो, दल बदल कम हो, दल बदल होने के लिए कठिनाइयां प्रस्तुत की जाए जिससे दल बदल न हो, एक विकृति हमारे राजनीतिक वातावरण में बीमारी की तरह पनपती हुई नजर आ रही थी, या खतरा था जिसका ऐसा न हो, उसके लिए जो कानून लाया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उस कानून के आने के बाद और आज तक अनगिनत दल बदल की घटनाएं हुई। एक ये बीमारी की तरह फैलता चला
चला जा रहा है। लोगों ने इसके लूप होल्स को इस्तेमाल करना सीख लिया है। बहुत सारे मामले, कम से कम 1 दर्जन मामले समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में गए हैं, संविधान पीठ तक में गए हैं। कई फैसले आए हुए हैं, कई फैसले अभी भी पेंडिंग हैं और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी तरह की व्याख्याएं विभिन्न घटनाओं में हम होते हुए नए सिरे से देखते हैं। मोटा मोटी एक जो समझ उसके बारे में जो बनी है, उसके अनुसार इस परिघटना की भी परीक्षा हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत कर ही दी है। उनके अपने तर्क हैं, कानून है सामने, कानून के की वजह से इस बीच हुई घटनाओं पर आए हुए फैसले हैं, उन फैसलों की रोशनी में इस फैसले की व्याख्या हो रही है। ये सब होता रहता है। हम लोग चलिए इसके पूरे परिवेश को देखने की कोशिश करें। इन सब चीजों के मूल में क्या है? एक तो बहुत सामान्य जो सीधे सीधे सबको आंखों से दिखता है कि महत्वाकांक्षा, पारिस्थितिकी, कुछ मामलों में पारिस्थितिकी, कुछ मामलों में महत्वाकांक्षा और कुछ मामलों में दोनों का संयोग, और फिर बाकी जो हमारा सामाजिक ढांचा जिस राह पे चल रहा है उसका असर। तो सामने क्या दिखा? सामने ये दिखा कि साहब एक सज्जन है जो पार्टी में ये सब बोलते हुए ऊपरी पायदान चढ़ गए थे कि एक व्यक्तिवादी पार्टी जिसके वो एक सदस्य थे, उसमें जो प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसकी पार्टी होती है, कहा जाता है ये नहीं होता कि ये फलाना पार्टी है, ये होता है उनकी पार्टी है। ऐसी हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं जो व्यक्तियों पर केंद्रित। ये पार्टी जिसकी ये कथा है वो भी व्यक्ति केंद्रित है। सब कुछ केजरीवाल में है, सारे नारे उनके नाम पे बनते हैं, प्रचार प्रमुख वही हैं, पार्टी के सारे फैसले उनमें निहित हैं। इस तरह की भी एक कुवृत्ति हमारी राजनीति में है, प्रचलन में। तो ऐसे में क्या होता है, जो उनके आसपास के लोग होते हैं उनमें एक चूहा दौड़ होती है कि कौन चूंकि सब कुछ एक व्यक्ति में निहित है, उस व्यक्ति को खुश करना, उसकी आंखों में तारा बनना, उसकी सहमति में सहमति प्राप्त करना, उसमें अपने लिए तरक्की के जुगाड़ करना, ये एक वृत्ति होती है जो लोकतांत्रिक तो कहीं से नहीं है, लेकिन ये है। तो उसमें ये सज्जन जिनके नेतृत्व में अभी एक कथित क्रांति हुई है, ये सज्जन जो है उसमें बाकी सारे लोगों से बहुत आगे थे। और ऐसे ऐसे इनके डायलॉग्स हैं जो आज चल रहे हैं विभिन्न, उसमें कह रहे थे ऐसी कोई रकम नहीं बनी, इनका एक डायलॉग, जो राघव चड्ढा को खरीद सके। और दूसरे ये कहा करते थे बार बार, मेरे नेता और मेरे पता नहीं क्या क्या विशेषण लगा के कहा करते थे केजरीवाल जी के लिए, कि मेरे गुरु, राजनीतिक गुरु, जिनसे मैंने इसका कहरा सीखा, ऐसी ऐसी करते थे। तो कि उस जमाने में दूसरों को परास्त करते हुए बिल्कुल करीब पहुंच गए। 26 साल के थे तभी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बन गए इस पार्टी, और विधानसभा में थे, वहां से हटा के राज्यसभा भी दे दी गई इनको। और राज्यसभा देने के बाद पंजाब में ये केजरीवाल के प्रतिनिधि के तौर पर थे, इनको एक विशेष पद दिया हुआ था। वहां एक बड़ी कोठी चंडीगढ़ में, दिल्ली में जो पंजाब भवन है उसमें इनका अलग से ऑफिस, Z+ जैसी सिक्योरिटी, 30-30, 40-40 पंजाब पुलिस के जवान आगे पीछे चलते थे। और चूंकि कोषाध्यक्ष थे, कोष संभालते थे, तो बहुत सारी बातें हैं, मैं प्राइवी नहीं हूं इसलिए कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप सब लोग अपने आप समझ सकते हैं, ये सब चीजें थी। उसके बाद हमने पाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी पर एक और आया संकट। कुछ मामले थे जिसमें संदेह थे, लेकिन उसमें फिर शिकायतें हुई, और शिकायतों के बाद उनकी राजनीतिक कारणों से, हम कह सकते हैं उसमें राजनीतिक कारण बिल्कुल साफ स्पष्ट है, विशेष तरह की जांच कार्रवाइयां उसमें हुई, विशेष तरह के आदेश हुए, उनके अलग अलग समय है, अलग अलग पृष्ठभूमि है। वो अपराध था कि नहीं, ये भी हम प्राइवी नहीं है, जांच एजेंसियां उसकी प्राइवी हैं। एक लेवल की कोर्ट से उसमें इनके पक्ष में फैसला हुआ है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, दूसरी कोर्ट ने उसको अस्वीकार कर लिया है उस नीचे के फैसले को, और वो उसकी सुनवाई कर रही है, वहां अलग चल रहा है। ये सब कोर्ट और जांच एजेंसियों के बीच होगा, उसमें गए बिना। तो उसमें उस कठिनाई के दौर में हमने पाया कि राघव चड्ढा, जो बहुत करीब थे केजरीवाल के, वो उस समय यहाँ नहीं थे, और अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ ही कहा गया कि वो लंदन में, और कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज सिर्फ वहीं हो सकता। उस पूरे दौरान ये सब खबरें आती रही कि उनसे भी पूछताछ होनी है, फला एजेंसी को करनी है, ढिमाक एजेंसी को करनी है, लेकिन वो नहीं मिले। और फिर वो आए, लेकिन उसके बाद हमने पाया कि आज से कई महीने पहले ये खबर मेरे पास थी, और सहयोग से इस पार्टी में मेरे पास बहुत जिम्मेदार किस्म के सोर्सेज है। तो 7-8 महीने पहले की बात है कि धीरे धीरे वहां से खबर आ रही थी कि पंजाब में जो उनको अधिकार प्राप्त थे वो धीरे धीरे उनसे ले लिए गए। बंगले के बारे में भी खबरें आने लगी थी, और उनका सुरक्षा घेरा भी कमजोर होने लगा था। राज्यसभा में वो जिस तरह की बातें करते थे, वो पार्टी की प्रचलित लाइन से कुछ अलग लगती थी, कुछ ऐसा लगता था कि वो खुद अपने लिए कुछ ऐसे सवाल कर रहे हैं। फिर वो खबर आई कि उनको जो पद दे रखा था राज्यसभा में उपनेता का, वो उनसे ले लिया गया, और उनकी जगह जिनको दिया गया, अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल थे पार्टी छोड़ने वालों में, और वो उसमें भी शामिल थे जिन्होंने पार्टी बदल के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन वो एक बड़े व्यवसाय के भी मालिक हैं,
हैं। जब उनको टिकट दिया गया था तो अलग अफवाहें थी। इस तरह व्यवसाय के जब बहुत बड़े व्यवसायियों को कोई पार्टी टिकट देती है तो आप जानते हैं किस तरह की बातें होती हैं। उस तरह की बातें उनके बारे में थी। उनके यहाँ ईडी के अभी हाल में कार्रवाई हुई और उसके बाद हमने पाया कि वो बीजेपी में। ऐसी तो पूरी एक वृतांत है, पूरा लिस्ट है इस देश में। विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों के विभिन्न नेताओं को हमने पाया है कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या किसी मामले में जांच करने एजेंसियां पहुंचती हैं, कर रही होती हैं, समन होते हैं, गिरफ्तार होते हैं। हम उन्हें पाते हैं कि वो एक समय बीजेपी में शामिल हो जाते। उसके बाद हम पाते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर केसेस वगैरह, कई बार एक्टिविटी या तो उनकी ठंडी हो जाती है या केस में फाइनल लग जाता है या चीजें खत्म हो जाती हैं। ये भी एक परंपरा चल रही है। ये हर राज्य में, हर दल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आम आदमी पार्टी में तो बहुत सारी हुई है कि 30-32 एमएलए के खिलाफ केसेस हुए हैं। बहुत सौ ने पार्टी छोड़ दी, कई मंत्रियों ने छोड़ी जब उनके ऊपर केसेस या जांच वाच शुरू होने लगी। तो ये पहला मामला नहीं है, ये एक धारा चली आ रही है और ये धारा इस दौर की एक बहुत प्रचलित धारा है और उसमें एक सामने एक कानून है और उस कानून के सामने ये सब प्रहसन है जो हम लोग देख। आम आदमी पार्टी के उदय और इसकी पूरी कहानी की पड़ताल करते समय जब हम इसके कारणों का विवेचन करने गए तो हमने कोशिश की कि ये पार्टियां एक समय विशेष में, इस तरह की पार्टियां और इस तरह के आंदोलन अचानक ही नहीं जन्मे। इनकी एक बड़ी मूल वजह है। जैसा कि हमारी पिछली सदी के और उसकी भी पिछली सदी के कम से कम 2 सदी के हमारे जो फिलोसफर्स हैं, उनकी जो बातों का निचोड़ है, जो हेगेल, मार्क्स और बहुत सारे लोगों के, एंगेल्स और उसके बाद के बहुत सारे प्रयोगों में भी, जिसमें सोवियत संघ का बनना भी शामिल है और बहुत यूरोप वगैरह में जो एक बहुत सारे परिवर्तन हुए, ह्यूमन राइट्स वगैरह के इंस्टीट्यूशंस बने, इन सब चीजों के पीछे जिस विचार को हम पाते हैं वो ये होता है कि जब दुनिया में आर्थिक उथल पुथल किसी समय पे होती है, किसी समय विशेष पर होती है जिससे सब प्रभावित होते हैं, तो बहुत तरह के सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग हमारे सामने जन्म लेते हैं। साहित्य, कला वगैरह में भी बहुत सारी हलचलें होती। तो राजनीति में इस तरह की हलचल, इसका बिल्कुल सीधा सीधा संबंध आप पाते हैं कि कहीं न कहीं इस तरह की आर्थिक उथल पुथल में होता है। तो इस वाले मामले में हम पाते हैं कि 2008 में जो एक इकोनॉमिक सुनामी आई थी, जिसमें एशिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के 1/3 के आसपास आप कह सकते हैं उनकी हैसियत कम हो गई थी। कोरिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम खत्म हो गई थी। दाइवो नाम की एक कंपनी थी, एक मैटिज नाम की कार होती थी इंडिया में, सीएलओ होती थी। ये कार बनाने वाली कंपनी ये सिर्फ कार नहीं बनाती थी। साउथ कोरिया जो एशिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां के 5-6 बड़े उद्यम हैं जिनको छेबोल वहां कहते हैं और उन्हीं में सारा देश निहित है। उनमें से वो एक कंपनी थी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी वो, भारत में भी उसका बड़ा कारोबार था। लेकिन उस एक आर्थिक उथल पुथल ने उस पूरी कंपनी की पूरी सामर्थ्य ले ली और वो हर जगह दिवालिया हो गई, एकाएक उड़ गई। तो जैसा मैंने कहा कि करीब 1/3 इकोनॉमी उड़ गई थी। हमारे यहाँ उस समय मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक विशेषज्ञ हमारे प्रधानमंत्री थे, उस उथल पुथल के दौर में इस देश को संभाल ले गए और एक जो हमारी ग्रोथ का इंजन जैसा चल रहा था उसे खींच लाए। और ऐसा नहीं हुआ कि भारत भी उस तरह की बर्बादियों में गया हो जैसे एशिया के बहुत सारे देशों की बहुत सारी कंपनियां और बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ और परिघटनाएं हुई। अमेरिका के साथ एक आणविक समझौता हुआ जिसमें हमारे उस जमाने में जो कोलैबोरेशन बन के वो सरकार UPA-1 की आई थी, उसका वामपंथी हिस्सा उससे अलग हो गया। ऐसा लगा कि शायद चुनाव में परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ और मनमोहन सिंह जी को और ज्यादा बहुमत के साथ 2009 में फिर से सत्ता मिली। वो भी साझे की ही सत्ता थी लेकिन उनकी सीटें बढ़ गई। लेकिन जो आर्थिक उथल पुथल से चीजें बदली थी वो भी अपना काम साथ साथ कर रही। अब मैं कुछ रेफरेंसेस बताता हूं आपको जो लोकतांत्रिक दुनिया में घटे उसी दौरान। सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हुआ। आप ग्रीस की कहानी ले लें। ग्रीस की कहानी में एक सिरिजा नाम का गठबंधन उभरा। ये समस्याएं जो आई, आर्थिक समस्याएं, उन्होंने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला दिया था। तो वो सिर्फ भारत में हो, कोरिया में हो, जापान में हो, चीन में हो, यहीं तक सीमित नहीं थी। यूरोप के भी सारे लोकतांत्रिक देशों में कठिनाई आ रही। ऐसे में समय भी देख लीजिए, 2010-2012 में एक आप कह सकते हैं कि एक कट्टरपंथी वामपंथी किस्म का गठबंधन था और जो बहुत बड़ी बड़ी बदलाव की उस समय बातें कर रहा था, सिरिजा का, वो वहां प्रकट हुआ। और इसने वहां जो ऑस्टेरिटी चल रही थी, चूंकि आर्थिक कठिनाइयां थी, तो जो भी व्यवस्था वहां थी सत्ता में, वो बहुत सारी चीजों में कटौती कर रही थी। राशनिंग वगैरह होने लगती है, ये चीजें कम मिलेंगी, ये चीजें इस तारीख को मिलेंगी, ये चीजें आप नहीं ले सकते वगैरह। तो
लोग खिसियाना शुरू होते हैं समाज में। उस खिसियाहट को राजनीतिक तौर पर एड्रेस करते हुए एक वामपंथी शब्दावली से लैस और वामपंथी किस्म की विचारों से जुड़ा हुआ एक गठबंधन सिरजा नाम से वहां क्रिएट हुआ। और साहब वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसा जबरदस्त उसका उछाल आया कि 2015 में उसको एकाएक 36.3% वोट मिल गए। वहां के लिहाज से बहुत भारी थे। हमारे यहाँ भी 36-37% पे मोदी जी पहली सत्ता में आए थे 14 में, वही आसपास उसी तरह सा उछाल। और सिरजा जो है एकाएक एक हिस्टोरिक मैंडेट उसको मिल गया, ऐतिहासिक जीत उसकी हो गई। लेकिन 7-8 महीने बाद वो जिन चीजों को ऐलान करके बड़ी बड़ी बातें करके आए थे सत्ता में आने के बाद, तो ऐसा कर पाना संभव नहीं था। बातें करना, बड़े नारे देना, छोटी गलतियों को बड़ा बताना, ये सब विपक्ष में होते हुए संभव है। लेकिन जब आप ड्राइविंग सीट पर आते हैं तब चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। और फिर चीजें बदल गई और उसके बाद टूटना शुरू हुआ। 6 और 8 महीने के बाद ही वहां उनके खिलाफ 62% लोग सर्वेक्षणों में बोलते हुए नजर आने लगे और जो समर्थक थे उसमें भी एक बड़ा समर्थक वर्ग उनसे टूटता हुआ नजर आने लगा। और फिर एकदम उल्टा हो गया। 2023 में उस आंदोलन को 36-37% की जगह 17% वोट मिला, करारी हार हुई और वो बाहर हो। हालांकि उस तरह के नहीं थे जैसा तंत्र हमारे यहाँ है जो इसके बावजूद जीता, लेकिन वो जो भी थे वो जिन नारों के साथ आए उन्हीं नारों से परास्त होके सत्ता से बाहर हो गए। अब स्पेन की कहानी ले लीजिए, फिर वही समय है 2011, वहां भी इसी तरह से एक आंदोलन शुरू हुआ। इसमें कई तरह का मिक्स था और एक पार्टी जो है एकाएक बाहर उभर के आई और वहां एकाएक वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसने भी इस तरह के बड़े बड़े नारे दिए और बाद में ज्यादा वक्त नहीं लगा, 2021 में ही उनकी कहानी भी समाप्त हो गई। इटली में भी लगभग वही समय है, मतलब बहुत ही कोइंसिडेंस है। इटली में भी उसी समय का एक मूवमेंट आता है M5S करके और उसे 32.7% वोट मिलता है और 2022 में आते आते वो भी आधा हो जाता है, 15.4% पे चला जाता है। ये वही समय है जब हमारे देश में अन्ना आंदोलन हो रहा होता है। केजरीवाल नाम के एक व्यक्ति, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो IRS के पद पर थे और देश में बहुत सारे अपना NGO चलाते थे, नौकरी कम करते थे, वो ज्यादातर सामाजिक कार्यों में ही व्यस्त मिले और उनके साथ एक पत्रकार जो उनके बहुत सहयोगी रहे, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये 2 लोग शुरू होते हैं। देश भर के NGOs वगैरह में उनके संपर्क होते हैं। RTI कानून के मामले में वो टीवी प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं, बहुत बोलते उलते हैं, उनका नाम होता है। उनको एक हमारे मतलब इस इलाके में और क्या दुनिया में प्रतिष्ठित मैग्से से पुरस्कार मिलता है, उनकी चर्चा होती है और वो एक हमारे देश के आंदोलनकारी को जिनकी प्रतिष्ठा थी और उम्र थी और जो गांधी जी की तरह आप कह सकते हैं मिलती जुलती रूपरेखा जिन पर बन सकती थी, उनको महाराष्ट्र से लेके आए अन्ना हजारे को और रामलीला मैदान में लोग बैठ गए और हमारे देश में एक आंदोलन शुरू हो गया। देश में वो लोग जो उस समय 2009 का चुनाव हार गए थे, यानी BJP RSS के लोग, वो नीचे से उनके पीछे लग गए, उनको हवा देने लगे, साधन उन्होंने मुहैया करा दिए, भीड़ आने लगी और हमारे देश में भी 2014 में परिवर्तन हो गया। जो आंच उस आंदोलन से पैदा हुई थी उसको हालांकि इनकैश एक संगठित आंदोलन ने किया, जिसके पीछे RSS भी था, जिसके पीछे देश के कारपोरेट्स भी थे, जो एक पूरी योजना बना के काम कर रहा था पूरे देश में जीतने के लिए चुनाव, और जिसके पास संसाधन थे। मोदी के स्वरूप में उसने स्थिति का फायदा उठाया और कांग्रेस हार गई। उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी का अब हम यह हश्र देख रहे हैं और इसकी आज उसमें हम पा रहे हैं कि उसमें 10 में से 7 राज्यसभा के MP उसे छोड़ के दूसरे दल में, सामने वाले दल में जिसकी रोज वो आलोचना करते थे, उसमें समाने के लिए आतुर मिल रहे हैं। आतुर क्या मिल रहे हैं, उन्होंने वो झंडा अंगीकार कर लिया। इन आर्थिक उथल पुथल के दौर में एक और बात होती है। एक तो इस तरह के आंदोलनों के रेफरेंस मैंने बताया आपको, दूसरे क्या होता है कि इस दौर में समाज में जो उथल पुथल का असर होता है उससे लोग मतलब उनका, चूंकि उनके पास उसको विश्लेषण करने की, उसको समझ के उसका प्रतिकार करने की न सामूहिक सामर्थ्य होती है और न व्यक्तिगत, तो वो जो डर पैदा होता है ऐसी परिस्थितियों में वो उनको आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव बनाता है और वो कंजर्वेटिज्म उनको छोटे छोटे अपने इकाइयों में बदलना शुरू करता है और उनमें छुपना शुरू करते हैं। वो भारत में ये काम जाति में बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों साल की प्रैक्टिस है, तो अपनी
अपनी जाति के जो बहुत सारे उनकी जाति के नेता वेता होते हैं आसपास, उनमें वो एकाएक या ऐसा कोई एकाएक उस समय पैदा हो जाते हैं जो कुछ गर्म गर्म बातें कर रहे होते हैं अपने समाज के बारे में और कुछ अन्याय के बारे में, तो उनमें लोग निहित होना शुरू होते हैं। लेकिन वो जाति से संबंधित बहुत सारे मामलों में हम क्षेत्रवादी हो जाते हैं, अपने अपने रीजन की बात करने लगते हैं, राज्यों की या कोई भाषाई रीजन है या मतलब किसी न किसी के ऐसे समूह में जो हमारे बहुत क्लोज होता है उसकी ओर भागना शुरू करते हैं। ये समाज का एक प्रचलन आता है और ऐसे में बहुत सारे राजनीतिक दलों में लोकतंत्र खत्म होना शुरू होता है और व्यक्ति जो है वो सामूहिकता की जगह व्यक्ति लेने लगते हैं और कई बार वो पूरी चीज निगल जाते हैं, एकदम लोकतंत्र खत्म हो जाता है और व्यक्तियों में समाहित हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप देखें पिछले 10-20 सालों में तो जातियों की पार्टियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, उनके तमाम नेता विकसित हुए हैं, उनकी जातियों में उनकी स्वीकृति बढ़ी है और फिर उसके बाद वो मंडी में आ गए हैं और हमने पाया कि कोई मंत्री बन के उसने अपने पूरे समूह के मत को बेच लिया और या आर्थिक फायदे ले लिए या किसी के खिलाफ क्रिमिनल जांच कोई करप्शन वगैरह की चल रही थी वो बंद हो गई, उसके एवज में उसने ऐसा कर लिया सौदा इत्यादि। इस तरह की चीजें चारों तरफ होने लगती हैं और इस तरह की चीजें ही खिलने लगती हैं। आम आदमी पार्टी भी इससे अलग नहीं थी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने सब कुछ अपने में केंद्रित कर लिया और जो भी वहां ऐसा हो सकता था जिससे उसे जरा भी लगता था कि ये एक सवाल बन सकता है, वो सब एक एक करके बाहर होना शुरू हुए या बाहर किए जाने शुरू हुए, कई बार षड्यंत्र करके, कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा करके और कई बार आचरण से। उनके तरफ चारों तरफ ऐसे लोगों का समूह उनके नीचे आ गया जो या तो उनके सबऑर्डिनेट्स थे या जो सबऑर्डिनेट्स बनने के लिए आप कह सकते हैं कि तैयार हो गए, उन परिस्थितियों से समझौता करते चले गए और बहुत सारे लोग उसमें टूटते भी चले गए जो एक एक समय में अपने उन समझौतों में नहीं आ सकते थे। और एक पूरी फहरिस्त, अगर आप इस दृश्य को थोड़ा सा उल्टा करके देखें, ये जो 7 लोग आज छोड़ के गए हैं, इनकी जगह अगर केजरीवाल की टीम में इस समय जो संसद है और जो राज्यसभा है उसमें अगर योगेंद्र यादव भी होते, अगर प्रोफेसर आनंद भी होते, अगर आशुतोष भी होते, कवि है हमारे जो आजकल कथा करने लगे हैं ये होते, कुमार विश्वास, इस तरह की इनके पास सितारे थे, या वो वकील साहब शांति भूषण जी के पुत्र प्रशांत भूषण, ये सब अगर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से होते तो उस राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी ताकत होती। लेकिन चूंकि केजरीवाल जिस आंदोलन में जो सफलताएं लेके आए थे उनको अपने में निहित करना चाहते थे, उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि इनमें से कोई वहां रुक नहीं सकता और वो रुके जो आज सारे के सारे झोला उठा के खुद उन्हें छोड़ के चले गए। ऐसा इनमें हो रही है क्योंकि ये एक गलत फैसले का एक गलत रास्ता है, लेकिन उनके आसपास कोई था ही नहीं जो उस गलती को गलत कहता, और वो कहता तो कोई उसको सुनता भी नहीं। आज भी कोई उनको गलत नहीं कह सकता, कोई गलत कहने की कोशिश करेगा तो उसको 100 लोग गाली देने आ जाएंगे, उसी तरह से जैसे बीजेपी में होता है, जैसे उनका आईटी सेल हर एक का पीछा करता है, जो भी मोदी जी की या बीजेपी की या आरएसएस की या उनकी आइडियोलॉजी पर कोई सवाल करता है, उस हर आदमी का पीछा करती हुई एक भीड़ हमें मिलती है। केजरीवाल का प्रयोग इससे अलग नहीं है। पार्टी अलग होने से क्या हुआ, केजरीवाल आचरण में और अपने उनके इर्द गिर्द बनाए हुए संगठन में सारे वो तत्व एग्जैक्टली वैसे ही मौजूद हैं जैसे किसी भी इस तरह की तानाशाह या राइट विंग पार्टी में होते हैं या लेफ्ट विंग तानाशाही में भी होते हैं। ये सारी चीजों पर बात करने की जरूरत है कि इस तरह की पार्टियां, क्योंकि ये केजरीवाल अंतिम प्रयोग नहीं है, भारत ने आजादी के बाद से ऐसे अनेक प्रयोग किए। शुरुआत बहुत बेहतर थी, शुरुआत में जवाहरलाल थे तो उनके सामने उन्हीं के यहाँ से निकला हुआ सोशलिस्ट ग्रुप था और लोहिया वगैरह जो चाहते थे वो सवाल सामने प्रस्तुत करते थे और वो सवाल बहुत कड़े थे। बहुत से सवाल थे जिनके उत्तर सेटिस्फैक्टरी उत्तर उस समय का डिस्पेंसेशन नहीं दे पाया नेहरू, या वो नहीं दे पाए और इन लोगों को लोकप्रियता मिली, सोशलिस्ट आंदोलन को बड़ी भारी लोकप्रियता मिली। लेकिन तब एक लोकतांत्रिक वातावरण था, आजादी के आंदोलन से निकला हुआ, वो चीज अब के दौर में समाप्त। अब दुश्मनी का दौर आ गया है। राजनीति में कुटिलता और दुश्मनी ने इस तरह की कुवृत्तियों के जरिए ऊपर शिखर को प्राप्त कर लिया है और ज्यादातर दलों में यही हालत है कि उसमें अब लोकतंत्र बचा नहीं है। कोई न कोई है जो अंतिम हो गया है स्वर जिसका, और जिस व्यक्ति में सारी ताकतें निहित हो गई हैं। सभी दलों में आप ये देखने की कोशिश कीजिए, आपको दिखाई देगा। या वो अपने अपने समाजों को नीलाम कर रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने या बड़ी बड़ी पार्टियों में। ये जो खतरा है
ये हम सिर्फ इस पर व्यक्ति की बात करें कि राघव चड्ढा ने क्या किया या उसने क्या किया, उसके लिए बहुत सारे मंच हैं, वो ये बातें कर रहे होंगे। हम इस कार्यक्रम में ये बात करना चाहते हैं कि इन वृत्तियों के पीछे क्या गड़बड़ियां हैं, कहाँ से आ रही हैं और ये कहाँ ले जा रही हैं। राघव चड्ढा प्रकरण पर अब जब आम आदमी पार्टी ने भी एक स्टैंड ले लिया है, वो पार्टी जो अभी पार्टी के तौर पर उसमें भी कोई डेंट नहीं हुआ है, राज्यसभा में उनकी सदस्य संख्या संख्या में बड़ा डेंट हो गया है, लेकिन पार्टी के तौर पर अभी डेंट नहीं हुआ है। पार्टी वहां है, पार्टी ने इसको चैलेंज कर दिया है। तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि संवैधानिक परिस्थिति क्या है। ये भी एक अजीब स्थिति है कि हमारे यहाँ इस तरह के मसले जो हैं अनवरत बिना हल हुए फंसे हुए रहते हैं। ये मामला भी ऐसा ही है, लेकिन अभी कई फैसले आ चुके हैं जिन फैसलों ने एक रास्ता बना दिया है। ये और बात है कि कई बार जो सदन के सभापति हुआ करते हैं राज्यों में या हमारे केंद्रीय सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में, वो चीजों को एकदम क्लियर होने के बावजूद भी उलझा देते हैं। जैसे एक चीज यही है कि अभी इसकी समय सीमा पर एक विवाद है कि ये जो शिकायत हुई है, जो सदन के सभापति हैं राज्यसभा में, वो उसके लिए कितने समय में इसको हल करेंगे। खैर, इसमें एक फैसला आया है, जस्टिस नरीमन की बेंच थी, उसमें से एक फैसला आया जिसमें इसको 3 महीने की मियाद के लिए कहा गया है। एक और फैसला इस मामले में अभी कोर्ट में है, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुआ है। इसमें एक और चीज तय हो चुकी है कि ये जो मतलब किसी हाउस का जो ग्रुप होता है, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो या विधानसभा में, वो पार्टी नहीं होता। ये हमारा जो महाराष्ट्र वाला मामला था, उसकी जो सुनवाई हुई, उसमें ये आया कि वो पार्टी की एक शाखा है। अगर वो उसमें कहता है कि सिर्फ इस ग्रुप में हम 2/3 हैं, वो बात पूरी नहीं होती। क्योंकि अब इसमें ये फैसला आ चुका है, इसलिए इस मामले में भी वो लगेगा। और बहुत सारे कानून विशेषज्ञ जो हैं कल से इस बात को कहना शुरू कर चुके हैं। और जो संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शिकायत तुरंत कर दी है राज्यसभा में, वो उसी आधार पर है। क्योंकि अभी पार्टी का कोई 2/3 हिस्सा मर्जर में नहीं गया है बीजेपी के साथ। पार्टी जहां की तहां है। पार्टी का एक विंग है राज्यसभा में जिसके 2/3 सदस्य ये दावा कर रहे हैं, जिसमें से 3 सदस्यों को हम माला फूल पहनते हुए देख रहे हैं। तो ये अभी एक लीगल लड़ाई भी शुरू हो गई है और इसमें जो प्रावधान है वो चड्ढा के लिए और उनके ग्रुप के लिए कठिनाई पैदा कर सकते हैं, या उनको करना भी चाहिए अगर कानूनी प्रावधानों का सीधे सीधे लागू किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि इस समय जो बीजेपी है उसने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया है कि बहुत से मामलों में कानूनी प्रावधान, संविधान की व्याख्याएं, संविधान के फैसले, अतीत के नॉर्म, ये सब हम प्रचलन में नहीं पाते। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हमारे देश के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में। 3 पैरा में उन्होंने बताया कि ये ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को विश्वास हो इस पर, और ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन उस फैसले में ये था कि भाई इसके लिए कानून अभी नहीं है, जब तक कानून नहीं बनता तब तक के लिए एक व्यवस्था बताई गई थी। सरकार ने क्या किया, उस 3 पैरे को उड़ा के सिर्फ कानून बनाने वाली लाइन को लिया और ऐसा कानून बना दिया जिसमें सब कुछ एग्जीक्यूटिव के हाथ में ले लिया। तो अब फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब चूंकि ये सब फैसले संविधान बेंच और वहां लंबे जाते हैं, तो अब 20 साल बाद डिसाइड होगा कि ये तरीका ठीक है नहीं, तब तक 10 चुनाव होंगे और वही गलत तरीके से बनाई गई व्यवस्था जो है चुनाव कराती रहेगी। ऐसे ही इस मामले में है कि चीजें साफ हैं, कई फैसले हैं, लेकिन हम ये गारंटी नहीं कर सकते कि उन फैसलों का आदर करते हुए राज्यसभा के सभापति फैसला देंगे। ये हमारी एक बड़ी भारी कठिनाई है। इस कठिनाई से इस तरह के सारे मामले हम हर जगह, चाहे अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ था, फंसते हुए देखते हैं। दूसरे कुछ फैसले हमारे कोर्ट्स अधूरे कर देते हैं। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र के मामले में जो कुछ हुआ उसको गलत ठहराया, लेकिन उसको ठीक नहीं किया, उसको ज्यों का त्यों किया। तो ये इसमें 2 लाइनें क्लियर हैं। एक, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुका है कि 3 महीने के भीतर सभापति को, किसी भी सदन के हों, इन मामलों को डिसाइड कर देना चाहिए। इस मामले में हम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। और दूसरे, ये भी डिसाइड हो चुका है कि किसी पार्टी के किसी एक ग्रुप में किए गए फैसले को नहीं माना जा सकता कि वो 2/3 और 1/3 तय करता है। जब तक उस पूरी पार्टी में ऐसा नहीं होता, उसके सदस्यों के बीच नहीं होता, उसके विभिन्न शाखाओं के बीच नहीं होता, वो एक कंप्लीट अगर 2/3 हिस्सा उसमें से जा रहा है तभी वो 2/3 माना जाएगा। ये 2 चीजें कोर्ट ने क्लियर कर रखी हैं। देखना ये होगा
क्या इस मामले में वो लागू होगी, या जैसा कि बहुत सारे मामलों में हम पाते हैं, ये जो इस समय का दौर है वो क्या करता है कि इन्हीं कानूनों में से ऐसी रास्ते निकाल लेता है या डिफर करता रहता है। अब आप उस फैसले को लेके फिर कोर्ट जाइए कि साहब आप मान नहीं रहे हैं, वो महीनों फिर चलता रहेगा या सालों चलता रहेगा, तब तक उनका कार्यकाल बीत जाएगा। ये सब जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे लूप होल्स का बदनीयत इस्तेमाल है, वो एक हमारे दौर की एक अलग तरह की कठिनाई है, जिसमें हम पाते हैं कि प्रधानमंत्री एक दिन पहले किसी नेता को कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ के घोटाले का अपराधी है, और उसके कुछ दिनों बाद हम उस आदमी को उन्हीं की पार्टी में माला फूल और उसके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में पाते हैं। ऐसे संदर्भ हमें निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों में आते हैं, तो वो हमें विश्वास नहीं दिलाते कि जहां जो फैसला सही होना चाहिए वो वाकई सही होगा कि नहीं। अब इस मामले में क्या होगा ये देखा जाएगा। फिलहाल ठीक बीच चुनाव में जब सारी चर्चा बंगाल के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के आकलनों पर निर्भर है, जिसका एक चरण बीत चुका है, दूसरे का 29 को होना है, और सबकी शंकाएं होरमुज खाड़ी में अटकी हुई हैं, जिससे दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ रहा है, और जो बहुत नई कठिनाइयों को हमारे सामाजिक ढांचे में भारत में भी और दुनिया भर में जन्म दे रहा है, जो बिल्कुल राजनीति के लिए भी नई परिस्थितियां पैदा कर रहा है। उसी में राघव चड्ढा का ये प्रकरण भी हमारे आपके बीच जेरे बहस है। नई तरह से सूचनाओं को अलग ढंग से इकट्ठा करके प्रस्तुत करने की हमने कोशिश की है। देखिएगा और बताइएगा कि ये प्रस्तुति कैसी रही। धन्यवाद।